नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। जैसा कि आप जानते हैं कि आयुष्मान में हर बार स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर खास जानकारी दी जाती है। इसी कड़ी में आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सैकत दत्ता, जो बंसल हॉस्पिटल में कंसल्टेंट हेमेटोलॉजिस्ट और हेमेटो ऑन्कोलॉजिस्ट और बोन मैरो ट्रांसप्लांट फिजिशियन हैं। डॉक्टर सैकत, आपका बहुत स्वागत करती हूँ बंसल न्यूज़ में। नमस्कार, मेरी तरफ से बंसल न्यूज़ के सारे दर्शकों को मेरा नमस्कार। चलिए, आज हम बात करने वाले हैं मल्टीपल मायलोमा के बारे में और उसके इलाज क्या हो सकते हैं। डॉक्टर से उसके बारे में हम संपर्क करेंगे और सलाह लेंगे। अगर आप भी इस बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो कार्यक्रम के दौरान हमारे नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, जिनके जरिए आप सीधे डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। तो आज मल्टीपल मायलोमा के बारे में हम जानकारी लेना चाहते हैं। सबसे पहले मैं बता देती हूँ, डॉक्टर ब्लड से रिलेटेड जो भी डिसीज़ेस होती हैं उसके स्पेशलिस्ट हैं और स्पेशल रूप से उसी की सलाह देते हैं। तो इसीलिए मैं भी आप लोगों को ये कहूँगी कि अगर आपके भी इससे जुड़े कोई सवाल हैं तो आप सीधे डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। लगातार नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप उन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं और डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। तो आज मायलोमा के बारे में जानकारी लेंगे डॉक्टर से। मल्टीपल मायलोमा क्या होता है, विशेष रूप से इस बारे में जानकारी लेंगे। डॉक्टर सैकत, मल्टीपल मायलोमा के बारे में कुछ जानकारी दीजिए। मल्टीपल मायलोमा जो होता है वो एक तरफ के ब्लड कैंसर है। जो ब्लड कैंसर होते हैं वो यूजुअली बोन मैरो से आते हैं। तो मल्टीपल मायलोमा प्लाज्मा सेल का कैंसर है। अब ये प्लाज्मा सेल क्या है? हमारे ब्लड में बहुत सारे सेल्स है, उसमें एक वाइट सेल्स है। तो वाइट सेल में दो टाइप के वाइट सेल्स होते हैं। जो न्यूट्रोफिल लिम्फोसाइट है, मेन दो टाइप के वाइट सेल्स हमारे होते हैं। अभी वो जो लिम्फोसाइट है वो बी और टी लिम्फोसाइट होते हैं। ये बी लिम्फोसाइट से ये प्लाज्मा सेल बनते हैं, लेकिन ये प्लाज्मा सेल साधारण अवस्था में हमारे ब्लड में नहीं होते, वो बोन मैरो में होता है। ये प्लाज्मा सेल अगर किसी कारण से बहुत बढ़ जाए बोन मैरो के अंदर, तब ये मल्टीपल मायलोमा होता है। तो मल्टीपल मायलोमा एक प्लाज्मा सेल का कैंसर है, जो एक टाइप के ब्लड कैंसर है, जो हमारे डिफरेंट ऑर्गन को, विभिन्न अंग प्रत्यंगों को अफेक्ट कर सकते हैं, इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो प्लाज्मा सेल का जो कैंसर होता है, कह सकते हैं एक तरह से कि ब्लड कैंसर, उसको हम मल्टीपल मायलोमा कहते हैं। लेकिन सर, मल्टीपल मायलोमा के जो मरीज़ हैं उनमें क्या कुछ लक्षण देखे जाते हैं जिससे बीमारी का पता चल सकता है? जो मल्टीपल मायलोमा के हमारे पेशेंट हमारे पास आते हैं, मोस्टली वो आते हैं रेफर होके। जैसे जनरल फिजिशियन के पास एनीमिया लेके आए, बहुत दिन से एनीमिया है पेशेंट को, एनीमिया के लिए सारे इन्वेस्टिगेशन हो गए, फिर भी एनीमिया ठीक नहीं हो रहा है, तो ऐसे केस भी आ सकते हैं कि मोस्टली एनीमिया। दूसरे हमारे पेशेंट आते हैं कि कुछ नेफ्रोलॉजिस्ट से रेफ़र होके, जैसे पेशेंट का क्रिएटिनिन बहुत बढ़ गया है, उसका कोई कारण मिल नहीं रहा है, साथ में पेशेंट का कैल्शियम बहुत ज़्यादा है, तो और किडनी धीरे धीरे ख़राब हो रही है, तो ये सब मरीज़ भी हमारे पास आते हैं। तो कुछ पेशेंट आते हैं एनीमिया और कुछ आते हैं किडनी के कुछ असुविधा लेके। ये दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और एक कारण हो सकता है, जो हमारे पास आते हैं मल्टीपल मायलोमा रोगी, उसके ब्लड में कैल्शियम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो कैल्शियम बहुत ज़्यादा होने से कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ियत बहुत ज़्यादा होते हैं पेशेंट में, या पेट का दर्द हो सकता है, गला बार बार सूख जाता है, यूरिन बार बार आने लगते हैं, ये सब लेके भी पेशेंट आते हैं। तो ये साधारण रूप में है। और एनीमिया जब पेशेंट को होता है तो पेशेंट का थकावट बढ़ जाता है, नींद ठीक से नहीं होता, खाने का इच्छा कम हो जाते हैं। तो ये मोस्टली जो सिम्टम है, ये मल्टीपल मायलोमा के सिम्टम है। तो सर, मल्टीपल मायलोमा जिस बारे में आप जानकारी दे रहे हैं, क्या उसके चलते ब्लड की कमी भी इंसान के शरीर में हो सकती है? हाँ, जैसे मल्टीपल मायलोमा जो हमारे हैं वो प्लाज्मा सेल से होते हैं। तो प्लाज्मा सेल जो है वो नॉर्मली बोन मैरो में कम होते, 5% से भी कम होते, तो वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं बोन मैरो में। तो बोन मैरो के जो नॉर्मल सेल्स है वो तब डेवलप नहीं हो पाते। तो बोन मैरो का जो काम है, सारे हमारे ब्लड सेल या रक्त कोशिका को बनाना, जैसे वाइट सेल, रेड सेल, प्लेटलेट बनाना, तो वो कम हो जाते। तो रेड सेल जब कम होंगे तो एनीमिया तो पेशेंट को होना ही है। और ये जो प्लाज्मा सेल है, ये प्लाज्मा सेल हमारे जो हड्डी है, हड्डी को अटैक करता है। तो हड्डी में छोटे छोटे जो ट्यूमर होते हैं, जो उसको हम प्लाज्मा साइटोमा बोलते हैं, इसमें हड्डी टूट जाते। तो कभी पेशेंट में देखा जाता है रीढ़ की हड्डी टूट जाते, पेशेंट बहुत ज़्यादा दर्द के साथ, बहुत कमर दर्द के साथ हमारे पास आते हैं। और ये जो प्लाज्मा सेल से, ये प्लाज्मा सेल से बहुत सारे प्रोटीन निकलते हैं जो नॉर्मल प्रोटीन नहीं है। वो प्रोटीन जो होते हैं वो पैरा प्रोटीन बोलते हैं या एम प्रोटीन बोलते हैं, एबनॉर्मल प्रोटीन होते हैं। तो वो प्रोटीन जब ब्लड में बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो वो किडनी को अफेक्ट कर देते हैं, तो किडनी धीरे धीरे ख़राब होने लगता है। तो ये सब पेशेंट को होता है।
डॉक्टर एक और सवाल है, मल्टीपल मायलोमा के अलावा भी क्या कोई ऐसा कैंसर होता है जो कि एनीमिया के साथ बॉडी में प्रस्तुत होता है? जैसे मैं बोल रहा था कि हमारा बोन मैरो जो है, बोन मैरो हमारा ब्लड को बनाता है। तो बोन मैरो में अगर कोई कैंसर होगा, जैसे किसी भी ब्लड कैंसर, एक्यूट ल्यूकेमिया हो, क्रॉनिक ल्यूकेमिया हो, या कोई लिम्फोमा जो बोन मैरो को इन्वॉल्व कर रहा हो, वो सारी अगर बोन मैरो इन्वॉल्व कर देते हैं तो बोन मैरो का जो स्वाभाविक काम है, जो ब्लड को बनाना, वो बन नहीं पाता। तो इसलिए खून की कमी तो रहती है। तो सारे ब्लड कैंसर खून की कमी लेकर प्रेजेंट कर सकते हैं। इवन जो ब्लड कैंसर नहीं है, सॉलिड ट्यूमर है, वो भी खून की कमी से प्रेजेंट कर सकते हैं। तो किसी पेशेंट को अगर ऐसा हो रहा है कि उनका एनीमिया बहुत दिनों से है, बहुत ज़्यादा बार बार हो रहा है और उनका कुछ कारण नहीं मिल रहा है, तो उस पेशेंट को ठीक से इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। इन्वेस्टिगेट होना है कि उनको कोई ख़राब बीमारी या कैंसर है कि नहीं, स्पेशली जब वो ज़्यादा उम्र के हो। जो 50 साल या 60 साल उम्र के लोग होते हैं या उससे ज़्यादा उम्र के लोग होते हैं, उनमें वो चांस और ज़्यादा होते हैं। बिल्कुल। अब सवाल ये उठता है कि कॉजेज़ क्या है उसके जिसके चलते मायलोमा जैसी बीमारी होती है? किन कारणों के चलते हम क्या कोई ऐसी गतिविधियां अपने दिनचर्या में करते हैं जिसके चलते इस तरह की समस्या होती है? जो हीमाटोलॉजिकल बीमारी है कैंसर से, मोस्टली उनका डेफिनेट कॉज तो हमें पता नहीं है सबके, लेकिन कुछ कॉजेज़ हम बोल सकते हैं, जैसे रेडिएशन का ज़्यादा एक्सपोज़र या कुछ केमिकल, जो केमिकल हमारे खेतों में पेस्टिसाइड के रूप में यूज़ होता है, उनका एक्सपोजर से कभी कभी मायलोमा ज़्यादा होता है, ऐसा देखा गया है। लेकिन किसी पेशेंट को मायलोमा हो रहा है, किसी को नहीं हो रहा है, तो ये क्यों है ये पता नहीं। तो इसको साइंटिस्ट ने अभी डिस्कवर नहीं कर पाए कि डेफिनेट किस एक पेशेंट को हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है। जो जेनेटिक टेस्ट हम करते हैं उसमें देखा गया है मल्टीपल मायलोमा पेशेंट के, काफ़ी पेशेंटों को, ज़्यादातर पेशेंट को जो हम बोन मैरो से टेस्ट करते हैं प्लाज्मा सेल में, बहुत सारे जेनेटिक डिफेक्ट मिलते हैं। तो वो जेनेटिक डिफेक्ट से प्लाज्मा सेल बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ने लगते हैं और तभी कैंसर होते हैं। तो उसका कॉज है जेनेटिक डिफेक्ट। लेकिन एक पेशेंट को जेनेटिक डिफेक्ट हो रहा है और दूसरे को नहीं हो रहा है, इसका कारण हमें ठीक तरह से सबके लिए पता नहीं है, लेकिन वो केमिकल और रेडिएशन से हो सकता है, ये एक कारण है। बिल्कुल। डॉक्टर, आप जेनेटिक टेस्ट की बात कर रहे हैं, अगर मायलोमा के उपचार की बात करें, उसके ट्रीटमेंट की बात करें, तो क्या कुछ टेस्ट होते हैं जिसके चलते हम ट्रीट कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं समस्या? जैसे मैं पहले ही बोल रहा था, मल्टीपल मायलोमा हमारे जो पेशेंट है वो दूसरे फिजिशियंस या नेफ्रोलॉजिस्ट या पेन को लेके ऑर्थोपेडिशियन के पास पहले जाते हैं। तो जो इनिशियल टेस्ट होते हैं यूजुअली हम जो करते हैं, जैसे एक सीबीसी या ब्लड टेस्ट जिसमें हमें दिखता है कि हीमोग्लोबिन कम हो गया है। फिर हम यूरिया क्रिएटिन ये टेस्ट देखते हैं, किसी किसी पेशेंट का क्रिएटिन बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ रहता है, कैल्शियम बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ रहता है। जब हम लीवर फंक्शन टेस्ट करते हैं उसमें नॉर्मली एल्बुमिन ज़्यादा होता है ग्लोब्यूलिन से, लेकिन मल्टीपल मायलोमा में कई केसों पर देखा जाता है कि ग्लोब्यूलिन एल्बुमिन से ज़्यादा हो गया। तो ये सारे टेस्ट हमें इंडिकेट करता है कि ये केस मल्टीपल मायलोमा का हो सकता है। साथ में अगर पेशेंट बहुत दर्द लेके आ रहा है, कमर दर्द लेके आ रहा है, तो उनका जब हम एक्सरे एमआरआई करते हैं, देखते हैं रीढ़ की हड्डी टूट गए, ऐसे भी हम देख सकते हैं। तो इससे हमें पता चलता है इसका हो सकता है, लेकिन डेफिनेट होने के लिए हमें बोन मैरो का टेस्ट करना पड़ता है। और मैं जो बोल रहा था कि जो मल्टीपल मायलोमा के सेल्स है, जो प्लाज्मा सेल्स है, तो एबनॉर्मल कुछ प्रोटीन बनाते हैं जिसको एम प्रोटीन बोलते हैं। वो एम प्रोटीन का भी हमें ब्लड से टेस्ट करना होता है। तो एम प्रोटीन बढ़ा हुआ होता है और हम जो बोन मैरो टेस्ट करते हैं तो बोन मैरो में देखते हैं प्लाज्मा सेल बहुत बढ़ा हुआ होता है, 10% से ज़्यादा तो होता ही है मल्टीपल मायलोमा केसेस में। अभी लोग बोन मैरो के नाम से ही कभी कभी डर जाते हैं। हमारे पास जो मल्टीपल मायलोमा के पेशेंट आते हैं वो कभी उम्र दराज होते हैं, 60-70, कभी कभी 80 ईयर के भी आते हैं। तो पूछते हैं वो लोग कि इतने उम्र में हम बोन मैरो करा पाएंगे क्या पेशेंट का, उनके रिलेटिव्स पूछते हैं, वो कंसर्न होते। तो ये जो बीमारी है हमें बोन मैरो के बायोप्सी बिना करे इसका डायग्नोसिस हो नहीं सकता। और ये एक ऐसा कैंसर है जो डरने वाली बात नहीं है, जिनका बहुत अच्छा आज के दिनों में ट्रीटमेंट है, उपचार है, जिससे बहुत दिन पेशेंट ठीक रहते, 10 साल 20 साल तक ठीक रहते। तो अगर डायग्नोसिस हो नहीं पाएगा तो उनका ट्रीटमेंट भी नहीं हो पाता है। और कोई ज़्यादा उम्र होने का कारण ये नहीं हम उनका बोन मैरो नहीं करें, ये कोई कंट्राइंडिकेशन नहीं है बोन मैरो करने के लिए। तो ये कर सकते हैं हम सभी के लिए, और ये कोई ज़्यादा पेनफुल टेस्ट है ऐसा नहीं, अंडर लोकल एनेस्थीसिया होते हैं, तो ये करना चाहिए जब ये इंडिकेटेड हो। ओके। सर, एक और सवाल है मेरा। चलिए, बोन मैरो ट्रांसप्लांट का तो आपने बता दिया, लेकिन उसके अलावा भी किस तरह से इलाज किया जाता है मल्टीपल मायलोमा का? जैसे मल्टीपल मायलोमा पेशेंट मैंने बोला पहले हमारे पास आते हैं हीमोग्लोबिन कम लेके या
कैल्शियम ज़्यादा लेके या बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है जिसमें कोई फ्रैक्चर हुआ है। तो हमारा 2 टाइप का पहले पेशेंट के देख के व्यू होता है कि पेशेंट कोई इमरजेंसी कंडीशन में है कि नहीं। जैसे कहीं पेशेंट का किडनी खराब हो रहा है, क्रिएटिनिन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है या कैल्शियम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। कैल्शियम बहुत ज़्यादा बढ़ जाने से पेशेंट का हार्ट अटैक भी आ सकता है, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। तो ये इमरजेंसी के रूप में हम तब पेशेंट को एडमिट करके उनका ट्रीटमेंट करते हैं। तो उसके लिए ज़्यादा पेशेंट को सलाइन देना या कैल्शियम कम करने के लिए कुछ दवाई है वो वगैरह देना वो ज़रूरी होता है। फिर आता है पेशेंट जब थोड़ा स्टेबल हो जाए डेफिनेटिव ट्रीटमेंट के जो कैंसर सेल बोन मैरो के अंदर बैठे हैं, जो प्लाज्मा सेल, जो कैंसरस प्लाज्मा सेल मैं बोल रहा था, उनको ख़त्म करने के लिए और मारने के लिए जो दवाइयाँ हैं। तो पहले जब साइंस इतने डेवलप नहीं थे तो मोस्टली केमोथेरापीज़ ही यूज़ होते थे, लेकिन आज के दिन में केमोथेरापी से ज़्यादा दूसरे टाइप के थेरेपी जैसे इम्यूनोमोडुलेटरी थेरेपी या प्रोटियोसोम इनहिबिटर या स्टेरॉयड के यूज़ ज़्यादा है मल्टीपल मायलोमा में। तो मल्टीपल मायलोमा पेशेंट का जब इलाज करना होता है तो हमें 2 बात का ख्याल रखना है कि पेशेंट का हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। मल्टीपल मायलोमा का सबसे अच्छा ट्रीटमेंट जो ऑटोलोगस बोन मैरो ट्रांसप्लांट होता है, उसको अगर पेशेंट एलिजिबल है तो सबको ही करना चाहिए। तो एलिजिबल मतलब अगर पेशेंट का ज़्यादा कुछ दूसरा बीमारी नहीं है, जैसे पहले से किडनी ख़राब है, हार्ट का बीमारी है, लिवर ख़राब है या बहुत ज़्यादा उम्र है, 65 से या 70 से भी ज़्यादा उम्र है, तब उनको हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर नहीं पाते। तो पहले हम ये डिसाइड करते हैं कि वो बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए या स्टेम सेल ट्रांसप्लांट के लिए एलिजिबल है कि नहीं। अगर पेशेंट एलिजिबल नहीं है तब हम ये जो मैं दवाई बोल रहा था कि स्टेरॉयड और इम्यूनोमोडुलेटरी ड्रग या प्रोटियोसोम इनहिबिटर जैसे बॉर्टिज़ोमेब वगैरह ड्रग, इम्यूनोमोडुलेटरी जैसे थैलिडोमाइड या लेनालिडोमाइड जैसे ड्रग और डिक्सामेथाजोन नाम का स्टेरॉयड से हम ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। तो इसमें इनिशियली हम जो यूज़ करते हैं इसमें कोई केमोथेरेपी नहीं होता। तो ऐसे केमोथेरेपी अगर हम 4 से 6 साइकिल दे देते हैं, यूजुअली देखा जाता है कि पेशेंट का बोन मैरो काफ़ी नॉर्मल हो जाता है, डिजीज़ काफ़ी कम हो जाता है। अगर फिर पेशेंट ट्रांसप्लांट एलिजिबल है, ट्रांसप्लांट अगर पेशेंट का कर सकते हैं तो फिर हम ऑटोलोगस ट्रांसप्लांट कर देते हैं। अगर ये पॉसिबल नहीं है, पेशेंट का उम्र ज़्यादा है या कोई दूसरी बीमारी है तो ऑटोलोगस ट्रांसप्लांट हो नहीं पाता, तब ये थेरेपी हम 1 साल तक कंटिन्यू करते हैं। फिर केमोथेरापी जो ये थेरेपीज़ है उसका थोड़ा डोज कम या मेडिसिन कम करके मेंटेनेंस थेरेपी पे चले जाते हैं। लेकिन यूजुअली ये जो ट्रीटमेंट है ये कंटिन्यू रहता है। ये आप बोल सकते हैं कि जैसे हमारे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन ये बीमारीज़ है जिसमें हम दवाई बंद नहीं करते, ये दवाई दे के हम बीमारी को कंट्रोल करते हैं। मल्टीपल मायलोमा भी ऐसा है जिसमें हमें ट्रीटमेंट कंटिन्यू करके इस कैंसर को कंट्रोल करते जाना है। अगर हम कर पाए तो पेशेंट बहुत दिन तक ठीक रह सकता है। और बोन मैरो ट्रांसप्लांट ये सबसे अच्छा तरीका है बीमारी को कंट्रोल करने का। अभी अगर पेशेंट को कर सकते तो ये हम ज़रूर करते हैं। तो इसमें जो करते हैं दूसरे कोई मरीज से या दूसरे कोई रिलेटिव से बोन मैरो या स्टेम सेल लेने की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें हम ऑटोलोगस ट्रांसप्लांट करते हैं, मतलब पेशेंट का जो खुद का बोन मैरो का स्टेम सेल है वही हम निकाल के फिर पेशेंट को बहुत हाई डोज केमोथेरेपी देते हैं जो जिससे सारे जो कैंसर सेल है वो ख़त्म हो जाए। और उसके बाद पेशेंट का जो खुद का ही स्टेम सेल है वही पेशेंट को हम जैसे ब्लड चलाते हैं ऐसे चला देते हैं। तो इसमें अराउंड 2 to 3 वीक्स पेशेंट का एडमिशन की ज़रूरत होता है। और पेशेंट का जो कैंसर है, मल्टीपल मायलोमा है, वो काफ़ी हद तक ये ठीक हो जाता है, कम हो जाता है। बहुत दिनों तक पेशेंट को हम ठीक रख सकते हैं, बीमारी को कंट्रोल में रख सकते हैं। बिल्कुल, तो ये शायद बहुत राहत भरी बात हो सकती है कि इस बीमारी को कंट्रोल में किया जा सकता है। दर्शकों को एक और बार ये बता देती हूँ कि अगर आपके कोई सवाल हैं इस बीमारी से संबंधित तो आप सीधे संपर्क कर सकते हैं। लगातार नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं और डॉक्टर से सीधे सवाल कर सकते हैं। डॉक्टर, एक और सवाल है मेरा, जिस तरह से आपने बताया कि कीमोथेरेपी ही सिर्फ नहीं है इसके ट्रीटमेंट में, तो अगर आपने जिन भी थेरेपीज़ का जिक्र किया था वो कीमोथेरेपी से किस तरह से डिफरेंट है, उसमें क्या होता है उपचार में? जैसे कीमोथेरेपी हम देते हैं उसमें काफ़ी ब्लड सेल कम हो जाता है, जैसे हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, प्लेटलेट कम हो जाता है। लेकिन ये जो इम्यूनोमोडुलेटरी थेरेपीज़ है ये इम्यूनिटी को ऑल्टर करके हमारा जो कैंसर सेल्स है उनको मारता है। या प्रोटियोसोम जो इनहिबिटर है वो डायरेक्ट बॉडी के जो अदर सेल से, जो नॉर्मल केमोथेरेपी होता है बॉडी के जो अदर सेल से जो कैंसरस सेल नहीं है उसमें भी इफेक्ट करता है, उसमें भी वो हानि पहुंचाता है। लेकिन ये जो थेरेपी है काफ़ी टारगेटेड थेरेपी है। अभी जैसे कुछ एंटीबॉडीज़ आ गए हैं जैसे दारातुमोब या डार्जालिक्स नाम के, वो स्पेसिफिक जो कैंसर सेल है, प्लाज्मा सेल है, उसमें जाके ही काम करते हैं।
तो बॉडी के जो बाकी सेल है, जो नॉर्मल सेल है, उसको कोई हानि नहीं पहुंचती। इसमें पेशेंट का साइड इफ़ेक्ट बहुत ही कम होता है, तो पेशेंट बहुत अच्छी तरह ये थेरेपी बहुत दिनों तक ले सकते हैं। तो ये बहुत ही राहत भरी बात होती है पेशेंट के लिए। सर, और आपने एक और बात का जिक्र किया बोन मैरो ट्रांसप्लांट का, क्या वो किसी तरह से हानिकारक हो सकता है? ऐसा हो सकता है कि उसके डोज के बाद आप बोल रहे थे कि हाई लेवल कीमोथेरेपी दी जाती है, तो क्या पेशेंट्स उसको बर्दाश्त करने की क्षमता अपने शरीर में रखते हैं? मल्टीपल मायलोमा जो पेशेंट हमारे होते हैं, उसमें जो हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट करते हैं वो ऑटोलोगस होते हैं। ऑटोलोगस मतलब खुद से लेके बोन मैरो ट्रांसप्लांट करते हैं। तो इसमें कॉम्प्लिकेशन का रेट बहुत ही कम है, लेस देन 1% से इसका मॉर्टलिटी है। ज़्यादातर 100 में से 99 पेशेंट हमारा एकदम ठीक हो जाता है बोन मैरो ट्रांसप्लांट से, उनको कोई हानि नहीं पहुँचती है। बिल्कुल। और सर, एक और बात, मल्टीपल मायलोमा के ट्रीटमेंट में क्या रेगुलर टीकाकरण, जिसको वैक्सीनेशन कहते हैं, वो करवाना ज़रूरी होता है? रेगुलर बोल के मल्टीपल मायलोमा में मैं जो बोल रहा था कि उसमें जो हमारे प्लाज्मा सेल है, उसका नॉर्मल काम होता है एंटीबॉडी को बनाना। तो एंटीबॉडी हमारे बॉडी के जो इन्फेक्शन प्रिवेंशन में काम आते हैं, ये बॉडी के इम्यूनिटी देते हैं। तो जो मल्टीपल मायलोमा पेशेंट्स है, उनको एंटीबॉडी जो है वो बन नहीं पाते ठीक से, प्लाज्मा सेल कैंसरस होने से। तो उनको काफ़ी इन्फेक्शन प्रोननेस होता है, बार बार चेस्ट का इन्फेक्शन, न्यूमोनिया, ये सब हो जाता है। तो इसलिए हम जो पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि कुछ वैक्सीन जो न्यूमोनिया होने से प्रिवेंट करे, जैसे और इन्फ्लुएंजा वैक्सीन जो हम हर साल लेते हैं, और न्यूमोकोकल वैक्सीन 5 साल बाद हम एडवाइस करते हैं पेशेंट को। तो इससे जो इन्फेक्शन होता है वो काफ़ी कम होता है, पेशेंट को बार बार हॉस्पिटल एडमिशन, एंटीबायोटिक चलाने की ज़रूरत, ये सब नहीं होते हैं। डॉक्टर, तो माना जा सकता है कि ये जो ट्रीटमेंट्स होते हैं और जिस तरह से वैक्सीनेशंस होते हैं, उसके बाद पेशेंट अपना रेगुलर जो दिनचर्या है उसके काम कर सकता है? एकदम। ये ओके। पेशेंट का, क्योंकि ये मैंने बोला इसका ट्रीटमेंट हमें कंटिन्यू करना है, तो जो हमारा टारगेट रहता है पेशेंट नॉर्मल एक लाइफ में लौट सके, पेशेंट का जो डेली काम है वो कर पाए, तो ये बिल्कुल। पॉसिबल होता है। और कोविड वैक्सीन सर, अगर मल्टीपल मायलोमा से इंसान ग्रसित है और जैसे उसका ट्रीटमेंट चल भी रहा है, तो क्या वो कोविड वैक्सीन ले सकता है? एकदम ले सकता है, उनको लेना चाहिए। हालांकि जो प्लाज्मा सेल है उनका इतना एक्टिव नहीं है, तो एंटीबॉडी शायद बन भी ना पाए इतने अच्छी तरह जैसे बाकी पेशेंट में बनता है। लेकिन जो कोविड वैक्सीन है वो टी सेल मीडिएटेड भी इम्यूनिटी देता है, तो कुछ हद तक तो इम्यूनिटी पेशेंट को मिलेगा, तो ये ज़रूर लेना चाहिए। सर, कोई ऐसे प्रिकॉशंस होते हैं जो कि मल्टीपल मायलोमा के जो पेशेंट्स हैं उनको लेना चाहिए, जिससे जो बीमारी है वो ना हो बार बार, या बार बार क्या मतलब हो ही ना सर? जिस पेशेंट को मल्टीपल मायलोमा नहीं है उसको ना हो, ऐसा कोई प्रिकॉशन तो है नहीं। जिस पे जैसे मैं बोल रहा था, मोस्ट ऑफ द हिमाटोलॉजिकल डिजीजेस या कैंसर्स जो होते हैं उनका एग्जैक्ट कॉज क्या है, उसमें जेनेटिक म्यूटेशन होते हैं, लेकिन वो म्यूटेशन क्यों होते हैं वो हमें पता नहीं है। लेकिन जो मैं बोल रहा था, केमिकल या रेडिएशन से ये रोग ज़्यादा हो सकते हैं किसी किसी में, तो हार्मफुल केमिकल के संस्पर्श से बचिए, ये एडवाइस रहता है। और जिन पेशेंट को मल्टीपल मायलोमा ऑलरेडी हो चुका है उनको इन्फेक्शन बार बार ना हो, इसलिए उनको यूजुअली चेस्ट इन्फेक्शन जो न्यूमोनिया बार बार हो सकता है, तो उनको मास्क यूज़ करना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। हेल्दी डाइट जो है, ज़्यादा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट कम करना होता है, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टेरॉयड टाइप के दवाई चलते हैं, इससे शुगर लेवल बढ़ सकते हैं उनके। और जो प्रेशर है वो कंट्रोल में रहना चाहिए। एक्सरसाइज अगर पॉसिबल है उनके लिए, ज़्यादा पेन नहीं है तो एक्सरसाइज कंटिन्यू करना है, और हेल्दी डाइट पे रहना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और कोई भी तंबाकू या अल्कोहल टाइप के कोई भी नशे से उनको दूर रहना है, तो ये ज़रूरी होता है सुस्त रहने के लिए, उनके ठीक रहने के लिए। तो सर, ये तो मेरे को लगता है कि जो आम लोग हैं उनको भी शायद इस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए, ताकि इस तरह की समस्याएं आए ही ना। बिल्कुल। लेकिन अगर बात करें मल्टीपल मायलोमा के पेशेंट्स की, जब इंसान सुनता है कि उसको ब्लड कैंसर जैसी बीमारी है, तो बहुत बार ऐसा होता है कि मानसिक रूप से भी व्यक्ति हताश हो जाता है। ऐसे लोगों को कुछ आप कहना चाहेंगे? एकदम बोलना चाहूँगा कि आज के दिन में जो ब्लड कैंसर हम जिनको बोलते हैं, वो सब कुछ ट्रीटेबल है, सब कुछ का ट्रीटमेंट और बहुत अच्छा ट्रीटमेंट अवेलेबल है, तो डरना एकदम ही नहीं है। बहुत सालों तक हमारे ब्लड कैंसर पेशेंट ट्रीटमेंट लेके ज़िंदा रहते हैं, 10 साल, 20 साल, 25 साल तक ज़िंदा रहते हैं। और जो छोटे उम्र में जो कैंसर्स होते हैं वो तो और भी क्यूरेबल होते हैं, उनका कभी कभी नॉर्मल, एकदम नॉर्मल लोग जैसे जीते वैसा ही लाइफस्टाइल हो जाता है, उतने दिन ही वो जीते। तो डॉक्टर की सलाह लेना चाहिए, सही समय लेट नहीं करना चाहिए, सही थेरेपी लेना चाहिए, जिससे पेशेंट ज़्यादा दिन तक ठीक हो सके और जिस बीमारी में क्योर पॉसिबल हो वो
क्योर उनको अचीव हो सके। तो यही मुझे बोलना है। बिल्कुल, तो सही समय पर सबसे बड़ी बात तो जो डॉक्टर ने कही कि उसका उपचार है कि आप सही समय पर दवाई ले लें, डॉक्टर से संपर्क करें और जो कुछ भी प्रिकॉशंस हो सकते हैं वो लें। डॉक्टर, एक और सवाल है मेरा, अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण जिसको कहते हैं, उसकी क्या भूमिका होती है? हाँ, वही जो मैं बोल रहा था, जी। बोन मैरो ट्रांसप्लांट जो है आजकल हम बोन मैरो से करते ही नहीं हैं, वो स्टेम सेल ट्रांसप्लांट इसलिए हम उसको बोलते हैं कि पेशेंट के बोन मैरो से स्टेम सेल हम ब्लड में ले आते हैं, एक मेडिसिन देके, ग्रोथ फैक्टर बोलते हैं, कभी कभी प्रिलिक्साफोर बोल के और एक दवाई लगता है, जिससे हम जो बोन मैरो का स्टेम सेल है उसमें ब्लड में ला पाते हैं। फिर वो ब्लड से जैसे हम प्लेटलेट निकालते हैं, ऐसे ही स्टेम सेल भी ब्लड से हम एक एफरेसिस मशीन के जरिए निकालते हैं और वही एक हाई डोज केमोथेरेपी देने के बाद पेशेंट को दे देते हैं, मल्टीपल मायलोमा के पेशेंट जो होते हैं हमारे। तो इससे पेशेंट काफ़ी डीप रेमिशन में जाता है, मतलब ये बीमारी काफ़ी हद तक क्योर हो सकते हैं, मतलब बहुत दिन तक ये क्योर रहते हैं, ठीक रहते हैं। लेकिन मल्टीपल मायलोमा बीमारी में यूजुअली हम कोई ना कोई थेरेपी कंटिन्यू करते हैं बीमारी को कंट्रोल करने के लिए। तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट मैं बोलता हूँ कि ये मल्टीपल मायलोमा के लिए सबसे अच्छा ट्रीटमेंट है, इससे सबसे डीप रेमिशन मिलता है पेशेंट को, सबसे अच्छा राहत मिलता है अगर ये सक्सेसफुली हम कर पाते हैं तो। बिल्कुल सर, सवाल एक और है कि क्या कोई पर्टिकुलर एज ग्रुप ऐसी होती है जिसको मल्टीपल मायलोमा की बीमारी हो सकती है, या किसी भी एज ग्रुप को ये बीमारी आमतौर पर हो सकती है? आमतौर पे ये देखा जाता है 60 या 65 से ज़्यादा उम्र के जो लोग हैं उनको ही मल्टीपल मायलोमा होता है, लेकिन इंडिया में हम देखते हैं सारे कैंसर ही एटलीस्ट 1 डिकेड पहले होता है। जैसे जो यूरोप में 60 साल में होता है वो इंडिया में 50 साल में होता है। तो मल्टीपल मायलोमा पेशेंट भी हम ऐसे ही देखते हैं कि हमारे काफ़ी 50 साल या 45 साल के पेशेंट भी हम देखते हैं कि मल्टीपल मायलोमा लेके हमारे पास आ रहे हैं। लेकिन साधारण रूप में हम बोलते हैं मल्टीपल मायलोमा इज़ डिजीज़ ऑफ ओल्डर एज, मोर देन 65 या 70 में ये बीमारी पेशेंट को आती है। बिल्कुल, तो ये जो बीमारी है वो 65 साल से ऊपर ही आती है अगर ज़्यादातर देखा जाए तो। बहुत शुक्रिया डॉक्टर, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। नमस्कार। तो आज डॉक्टर सैकत दत्ता ने हमारे साथ मल्टीपल मायलोमा के बारे में कई जानकारियां साझा की हैं। निश्चित रूप से आप सभी को सवालों के जवाब मिल गए होंगे और अपने स्वास्थ्य के प्रति आप बिल्कुल भी लापरवाही ना करिए, ये सलाह बंसल न्यूज़ भी आपको देता है। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नई स्वास्थ्य संबंधी समस्या को लेकर, साथ ही बताएंगे उसके उपाय। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।